हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 6th लेसन जो है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के आपके विद्रोह के बारे में दिया गया है। इसमें हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सभी विद्रोह के बारे में है। तो वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, साथ में वे बच्चे जो किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें विद्रोह के बारे में पढ़ना है, वे इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में क्लास 9th के बच्चे जिन्हें ये जो लेसन 6th है समझने में दिक्कत आ रही है, वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। हम लोगों ने पहाड़िया विद्रोह के बारे में देख लिया था। ये जो आदिवासी थे, इनके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सभी चीज़ों को देख लिए थे हम लोगों ने, और पहाड़िया विद्रोह। और देन इसके बाद में हम लोगों ने देख लिया था तमार विद्रोह के बारे में, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे चेरो विद्रोह के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चेरो विद्रोह क्या था, कैसे था और किस प्रकार ये अंग्रेजों के शोषण से मुक्त कराने के लिए इसमें विद्रोह होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चेरो विद्रोह। बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। सबसे पहला क्वेश्चन कि चेरो विद्रोह कहाँ पे हुआ, तो बिहार के पलामू इलाके में हुआ, ठीक है। किस जनजाति के द्वारा, तो चेरो जनजाति के द्वारा। क्यों हुआ था, तो राजा के खिलाफ हुआ था। उस समय चुड़ायमान राय नामक उनका शासक था। तो इनका शासक जो था उसका नाम क्या था, तो चुड़ामन राय, ठीक है। अंग्रेजों की शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया। राजा की मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में आई सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया और सन 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। तो इसका जो नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किए थे भूषण सिंह, जो कि चेर जनजाति के थे, ठीक है। और ये जो राजा है ना, राजा, इस राजा का नाम क्या था, चूड़ामन राय। देखिए पहला क्वेश्चन कि बिहार के पलामू इलाके में हुआ था, जनजातियों जो चेरो जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था। इनका जो शासक था वो था चूड़ामन राय, जिसको अंग्रेजों का समर्थन मिला और इसके विरुद्ध में एक नेता भूषण सिंह आए, जिन्होंने चेर जनजाति के साथ मिलकर के विद्रोह किया। बाद में भूषण सिंह को जो है फांसी दे दी गई 1802 में, और कर्नल जोन्स के नेतृत्व में जो है इस विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चुआर विद्रोह। चुआर जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा और मानभूम आदि क्षेत्र में पाई जाती थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि चुआर जनजाति, जो चुआर विद्रोह हुआ था किसके द्वारा हुआ था, तो चुआर जनजाति के द्वारा हुआ था। ये कहाँ रहते थे, बंगाल वाले इलाके में। बंगाल में किधर, मिदनापुर, बांकुड़ा और मानभूम में, ठीक है। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ इन लोगों में भी असंतोष था। अब ये किस चीज़ के लिए हुआ था, तो अंग्रेजों के लगान व्यवस्था के खिलाफ हुआ था, ठीक है। अतः मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रानी शिरोमणि के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह एक लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन 1798 में यह चरमोत्कर्ष पे था। सरकार ने 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया, परंतु इससे चुआरों के विद्रोह की अग्नि शांत नहीं हुई। आगे चलकर ये भूमिज जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण के द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गए। देखिए इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला कि किस चुआर विद्रोह किस जनजाति के द्वारा किया गया, चुआर जनजाति के द्वारा। कहाँ, तो बंगाल वाले इलाके में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो रानी शिरोमणि थी, ठीक है। और अप्रैल में 1799 में ये विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, तो 1799 में हुआ था। और इसके बाद में रानी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और फाइनली ये विद्रोह खत्म नहीं हुआ, आगे चल करके अन्य विद्रोह के साथ कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो इससे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हो विद्रोह। हो विद्रोह कब हुआ, 1820 से 21 में हुआ। छोटा नागपुर के सिंहभूम जिले में एक बहुत बड़ा विद्रोह था। तो ये हुआ 1820-21 में छोटा नागपुर के सिंहभूम इलाके में, ठीक है। यहाँ के राजा जो थे जगन्नाथ सिंह था, जिसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। हो जाति के लोगों ने अंग्रेजों की सहायता से राजा की बढ़ती हुई शक्ति और शोषण का विरोध किया था। तो किसके विरोध में हुआ था, तो जगन्नाथ सिंह जो राजा थे उसके विरोध में किया गया था, ठीक है। इसे अंग्रेजी सेना ने क्रूरता
पूर्वक ढंग से दबा दिया और आगे चलकर इन लोगों ने मुंडा विद्रोह में स्वयं को शामिल कर लिया। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हो विद्रोह कब हुआ, 1820-21 कहाँ हुआ, छोटा नागपुर के सिंहभूम इलाके में, किसके विरुद्ध हो रहा था, तो राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध और अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहा था। कौन कर रहे थे, तो हो जाति के लोग कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह के बारे में। कोल विद्रोह की शुरुआत कहाँ होती है, छोटा नागपुर के इलाके में। कौन कौन करते हैं, तो मुंडा, उराव और अन्य जनजाति के लोग 1831 में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और प्रारंभ से ही यह जनजाति जो थी यह शांतिपूर्ण कबीलाई जीवन व्यतीत कर रही थी, यानी कि ये लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, ये लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। ठीक है, बाद में अंग्रेजों की लगान व्यवस्था और शोषण की नीति उनके जमींदारों द्वारा उन पर लागू कराया गया, और अंग्रेज जो है जमींदार के माध्यम से उन पर शोषण करते हैं और राजस्व वसूल करवाते हैं, तो ये ऑब्वियस बात है कि ये जमींदारों के ही खिलाफ की जाएगी। ठीक है, तब कोलों ने क्या किया कि जमींदार के रूप में मानकी और महतो का विरोध किया। तो कोल में किसका विरोध किया गया, तो जमींदार जो थे मानकी और महतो का जो पद धारण किए हुए थे उसका विरोध करते हैं। उनकी कबीले की प्रथा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए पाहन नामक पद सृजित किया गया था। तो एक इनके में पद होता था, जो कोल थे उनके में एक पद होता था पाहन, और पाहन के लिए जो है इसके हेल्प के लिए मानकी और महतो होते थे। ठीक है, तो ये मानकी जो भी कोलों का सहयोगी हुआ करते थे, अंग्रेजों की नीति के कारण जो है जमींदार बन बैठे। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका जो पाहन होता था ना, पाहन के हेल्प के लिए मानकी और महतो था, पाहन के हेल्प के लिए महतो और एक और होता था मानकी। असल में ये दोनों होते थे हेल्प के लिए। अब ये दोनों क्या हो जाते हैं कि जमींदार बन बैठते हैं, ये दोनों ही जमींदार हो जाते हैं अंग्रेज के कारण। अब इसके वजह से यहाँ पे विद्रोह हो जाता है कि महतो और मानकी को जमींदार न बनाया जाए, बल्कि पाहन का ये हेल्पर हैं दोनों। ठीक है, इसी सब चीज़ को लेकर के यहाँ पे हो जाते हैं, और लगान नहीं चुकाने पर उनका सामाजिक और आर्थिक शोषण जो है ये करना स्टार्ट कर दिए थे। बड़ी संख्या में हिंदू, सिख, मुसलमान व्यापारियों का प्रवेश इस क्षेत्र में हो चुका था, चूँकि ये आदिवासी इलाका थे, बट यहाँ पे हिंदू, सिख और मुसलमान आ गए थे, जिन्होंने धीरे धीरे सूदखोर महाजनों का कार्य करना स्टार्ट कर दिया था, और धीरे धीरे कोलों का ज़मीन उनके हाथ से निकलने लगा। अब धीरे धीरे कोल जो है कोल भूमिहीन हो गए। ऐसी स्थिति में जल्द ही जमींदार और दीको यानी कि गैर आदिवासी के खिलाफ कोलों ने विद्रोह कर दिया। अच्छा, जमींदार जो थे ना, जमींदार तो जमींदार हुए, और दीको जिन्हें गैर आदिवासी कहा जाता था, यानी कि जो आदिवासी नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए हैं, उन्हें दीको कहा जाता था। ठीक है, और इसके खिलाफ कोलों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की लपट जो है पलामू क्षेत्र में फैलनी शुरू हो गई, और ये जो विद्रोह था ये पलामू इलाके में जो है स्टार्ट हो गया। अनुमानतः 800 से 1000 आदमी इस विद्रोह में मारे गए। अब विद्रोह हुआ तो आदमी मरेंगे ही, तो 800 से 1000 आदमी मर गए। जब कोल विद्रोह ने तीव्र रूप धारण कर लिया तब अंग्रेजों का ध्यान जो है इस ओर आकृष्ट हुआ, और तब जाके काफ़ी जो बड़ा रूप धारण हो गया था इस विद्रोह का, तब अंग्रेजों का ध्यान इस तरफ आया। यद्यपि विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि कोलों के समाज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि कोलों जो इलाके हैं उनको यदि छोड़ दिया जाए तो ये अंग्रेजों पर भारी पड़ सकते हैं। ठीक है, इस विद्रोह का एक परिणाम तो ये अवश्य हुआ कि कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई, और फौजदारी न्यायालय को सरल एवं सहज बनाने का आश्वासन दिया गया। आगे चलकर ये कोल भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में साबित हुए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस विद्रोह के लिए जो है के परिणाम स्वरूप साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का निर्माण किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो ये था आपका कोल विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ और कब हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे भूमिज विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो 1832 में हुआ। वीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में। तो किसके नेतृत्व में, गंगा नारायण के नेतृत्व में। ठीक है, यह गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ये जो गंगा नारायण थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हंगामा के नाम से। ठीक है, या हंगामा के नाम से किसे जाना जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, उसी टाइप से पूछ सकता है कि हंगामा के नाम से आप किसे जानते हैं। ठीक है,
अंग्रेजी सरकार ने इन पर इतना अधिक राजस्व का बोझ डाल दिया था कि उसके खिलाफ कोलो एवं हो के समर्थन से इन्होंने भी औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। उपरोक्त सारी जनजातियों ने 1857 के सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1857 की जब क्रांति होती है ना, तब ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन? कोल और हो, ठीक है। इसके अलावा भूमिज विद्रोह, भूमिज वाले जो थे, तो ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जब विद्रोह शुरू हुआ तो चाईबासा के बटालियन की सेना में शामिल था। ये जो चाईबासा बटालियन था ना, इसमें गंगा नारायण जो है शामिल थे, ठीक है। इन्होंने रांची और डोरंडा के खजानों को लूटा और जेल के फाटक खोल दिए और अंग्रेजों का हर संभव विरोध जो है इन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया। तो फाइनली आपका जो है भूमिज विद्रोह खत्म होता है। 1832 में ये स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? वीरभूम के जमींदार जो गंगा नारायण थे, इसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। इसमें इनको जो है हंगामा के उपनाम से भी जाना जाता है और ये चाईबासा के बटालियन में शामिल थे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं और इसके अलावा इसमें कोल और हो जो जनजाति थी वे भी इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे। चलिए अब देखते हैं हम लोग संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह में संथाल विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई थी और यहीं के विद्रोहियों ने आगे चलकर 1857 ईस्वी की क्रांति को प्रभावित किया था। तो ये जो संथाल विद्रोह था, ये 1857 की क्रांति को कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावित किए थे। ये कहाँ से हुआ था संथाल विद्रोह? तो भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है, दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था, संथाल बाहुल क्षेत्र था। तो सबसे पहला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह जो है किस इलाके में हुआ था? तो संथाल विद्रोह आपका होता है भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के बीच, जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। आपसे ऑप्शन में दामन ए कोह भी दे सकता है और राजमहल की पहाड़ियाँ भी दे सकता है, ठीक है। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। अब यहाँ के जो संथाल हैं ये अंग्रेजों से तंग आ जाते हैं और एक पास संगठित हो जाते हैं। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य जो है भगनाडीह गांव के चुल्लू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कानू, भैरव, चांद ने किया। VVI संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो 4 व्यक्ति थे, सिद्धू, कानू, भैरव और चांद। ये किसके पुत्र थे? तो चुल्लू संथाल के पुत्र थे। अच्छा, आपसे एग्जाम में तो अधिकतर यही पूछा जाता है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। कभी ये नहीं पूछा गया है कि इनके पिता कौन थे, यानी सिद्धू, कानू, भैरव, चांद के पिता कौन थे। तो आगे यही आशा है कि ये पूछा नहीं जाए। यदि पूछा भी जाता है तो आप इसमें क्या आंसर लगा देंगे? चुल्लू संथाल के पुत्र थे 4, ठीक है। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित कर दिया। अब ये जो सिद्धू थे ना, सिद्धू ये क्या करते हैं? अपने आप को ठाकुर घोषित कर देते हैं। जैसे कंतारा मूवी आप लोगों ने देखा है, जिसमें एक जो है साउथ इंडियन मूवी है, जिसमें एक आदिवासी के बारे में बताया गया है, एक जनजाति के बारे में, और वो एक व्यक्ति जो है उस पर देवता के रूप में कोई आता है, अवतार है, उस टाइप से बताया गया। वही है, ठाकुर का अवतार इसमें घोषित कर देता है। सन 1854 ईस्वी तक आते आते आदिवासियों ने चिरस्थायी प्रबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिबंध और कई तरह के आर्थिक कष्ट से छुटकारा पाने के लिए कई सभाओं का आयोजन जो है करना आरंभ कर दिया। तो ये सब तो नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ आपसे पूछे जाएंगे कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो 1855 से 56 के टाइम में हुआ था। अच्छा, इससे संथाल विद्रोह को ना 1857 की क्रांति की पूर्वगामी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके नेता कौन थे? तो सिद्धू, कानू, भैरव, चांद नेता हो जाएंगे, जो कि चुल्लू के बेटे थे 4, ठीक है। और किसने अपना ठाकुर का अवतार घोषित कर दिया था खुद को? तो सिद्धू ने ठाकुर का अवतार खुद को घोषित कर दिया था, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं। 30 जून 1855 को भगनाडीह के गांव में संथालों की एक सभा आयोजित की गई। तो कब? 30 जून 1855 को जो है भगनाडीह में एक सभा बुलाया गया, जिसमें से 400 गांव के 10,000 संथाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्रित हो गए और सभा में ठाकुर के आदेश को पढ़कर सुनाया गया। अब ये ठाकुर कौन थे? तो सिद्धू थे। सिद्धू खुद को ठाकुर घोषित कर दिए थे ना, तो यही सिद्धू। अब इनका आदेश क्या था? यह आदेश था जमींदारी, महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध करना तथा अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। अब ये जो सिद्धू है, सिद्धू ने, ये सिद्धू का फोटो दिया गया, ठीक है। सिद्धू ने जो है
आपका एक आदेश दिया था और उसको पढ़ के सुनाया गया, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि अंग्रेजी शासन को समाप्त करना है, सतयुग राज लाना है, न्याय और धर्म पर अपना जो व्यवस्था है उसको क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। सिद्धू और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा भी की। यह कहा गया कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, कोई हाकिम नहीं है, संथाल राज्य स्थापित हो गया है। इन आदिवासियों ने मिलकर गाँव में जुलूस निकाले। अब सिद्धू और कान्हू ने ये घोषणा कर दिया कि हमारा कोई सरकार नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हमारा कोई हाकिम भी नहीं है, और जो है संथाल राज्य स्थापित हो चुका है, ठीक है। जुलाई 1855 ईस्वी में स्त्री और पुरुषों के आह्वान पर संथालों का विद्रोह जो है आरंभ हो गया। अब स्त्री पुरुष जो है स्टार्ट करते हैं, आह्वान करते हैं जुलाई 1855 में, और फाइनली ये विद्रोह जो है स्टार्ट हो जाता है। बहुत जल्द ही लगभग 60,000 हथियारबंद संथालों को इकट्ठा कर लिया गया। इसके लिए हजारों आदिवासियों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया। सशस्त्र विद्रोह का आरंभ डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से स्टार्ट हुआ। VVI लगा लीजिए आप। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संथाल विद्रोह जो है कि स्टार्टिंग जो है किस घटना से होती है। तो यहाँ पे एक डीसी नामक स्थान था जहाँ का एक दरोगा था, उसका नाम था महेश लाल। इसको मार करके ये मतलब हत्या कर दी जाती है और इस विद्रोह का जो है शुभारंभ हो जाता है। सरकारी दफ्तरों, महाजनों के घर, अंग्रेजों की बस्तियों पर आक्रमण करके स्टार्ट हो गया फाइनली। संथालों का सबसे बड़ा असंतोष जो है भागलपुर से लेकर वर्धमान तक की रेल परियोजना थी। अब भागलपुर से लेकर के वर्धमान तक की एक रेल परियोजना बनाई जा रही थी। यहाँ पे जो रेलवे परियोजना बन रही थी ना, मेन इन लोगों का जो है आदिवासियों का, संथालों का यही दुख का कारण था इनके, क्योंकि यहाँ पे जो है मजदूरी उचित नहीं दिया जा रहा था, बड़े पैमाने पे मजदूरों से काम कराया जा रहा था, इनके जंगलों को काटा जा रहा था, ठीक है। अच्छा, जब संथालों ने काम करने से इनकार कर दिया तो उन्हें बुरी तरह पीटा भी जाता था। विद्रोहियों ने रेल ठेकेदारों एवं परियोजनाओं के इंजीनियरों के साथ बुरा व्यवहार किया, क्योंकि वे उन्हें बेगार मजदूरी के लिए बाध्य करते थे। बेगार मजदूरी उसे कहते हैं जो जितनी मजदूरी होनी चाहिए उतना पैसा आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें बाध्य किया जाता था, जितना प्रॉपर मजदूरी मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं रहा था। ज़बरदस्ती जो है इन लोगों से काम कराए जा रहे थे, ठीक है। उनके द्वारा भागलपुर और राजमहल के बीच रेल सेवा भंग कर दी गई। अनेक अंग्रेज मार डाले गए। अब ये आदिवासियों ने क्या किया, संथालों ने, कि भागलपुर और राजमहल के बीच में जो ट्रेन लाइन बिछाई जा रही थी इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों को मार डाल दिए और संथालों ने उन सभी लोगों और व्यवस्थाओं पर हमला किया जो गैर आदिवासी दीकू और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के खिलाफ थे, और फाइनली अंग्रेजों पे ये हमला कर देते हैं, ठीक है। चलिए, आदिवासियों ने इस तरह के संगठित विद्रोह से अंग्रेज डर गए। अब ये काफ़ी संगठित होकर के विद्रोह कर रहे थे, तो इसलिए ये अंग्रेज जो है डर जाते हैं। वे कलकत्ता तथा पूर्णिया से सेना बुलाकर इस विद्रोह को कुचल डाले, और सेना बहुत जगह से बुला करके आदिवासियों के जो विद्रोह थे उनको कुचल डाला गया। कान्हू सहित 5,000 से अधिक संथाल मार दिए गए। ये जो सिद्धू और कान्हू थे ना, सिद्धू के बाद कान्हू, ये जो लीडर थे इनको मार दिया गया, ठीक है। अंग्रेजों की बर्बरता ने संथालों के गांव उजाड़ डाले और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किया गया और सिद्धू और अन्य नेता को गिरफ्तार कर दिया गया। इस विद्रोह में संथालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, फिर वो विद्रोह जो है असफल हो गया, क्योंकि युद्ध की आधुनिक तकनीक इनके पास नहीं थी और ये अधिकांशतः तीर धनुष से ही लड़ते थे। जब सन 1857 की क्रांति शुरू हुई तब ये संथाल विद्रोहियों के साथ आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ उनका जो है साथ दे रहे थे। तो फाइनली ये विद्रोह जो है असफल हो जाता है, क्योंकि आदिवासी जो थे इनके पास आधुनिक युग के टेक्निकल जो चीज़ें थी, बंदूक, बम, बारूद, ये सब चीज़ नहीं था, और ये तीर धनुष से लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये इनके जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और फाइनली ये जो है 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट कर जाते हैं और अंग्रेज़ों से जो है उनका बदला लेते हैं, ठीक है। यद्यपि संथाल विद्रोह से आदिवासियों के जीवन और स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। जो संथाल विद्रोह हुआ था उससे तो आदिवासी के लाइफ में कोई खास जो चेंजेस कहा जाए वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इस क्षेत्र के लिए नई प्रशासनिक नीति को जो है अपनाना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज डर चुके थे कि ऐसे ही यदि हम लोग जनजातियों को छोड़ देंगे, ये जो संथाल जनजाति है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने प्रशासनिक नीति अपनाया। सन 1885 ईस्वी में अधिनियम 37 पारित किया गया, ठीक है।
तो आपसे पूछ सकता है कि किस विद्रोह के खिलाफ या परिणाम स्वरूप 1885 में, अच्छा 1885 में आप क्या देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका गठन होता है और इसी समय एक्ट 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार संथाल परगना जिला बनकर उसे बहिर्गत क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूडेड एरिया घोषित किया गया और इसको प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के शासन के अधीन रखा गया। तो ये जो एक्ट 37 जो आपका पारित होता है, तो इसके अंतर्गत जो है ये संथाल परगना जो इलाका था संथालों वाला, इसको गवर्नर जनरल के अधीन रख दिया गया। ठीक है, तो यही होती हैं आपके संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह के बाद क्या होता है, अच्छा आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा, ये वाला जो एक्ट दिया है ना 1885 वाला एक्ट, ये बहुत बुक्स में मिसिंग है। तो अगर आपके बीपीएससी 4.0 में आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये कहाँ से एग्ज़ाम में आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, किसी बुक में दिया ही नहीं। तो आपको विशेष ध्यान देना होगा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी यहीं से क्वेश्चन सेट हो रहे हैं। आप किसी भी बुक्स को उठा के देख लीजिए, चाहे आपका घटना चक्र हो या फिर कोई भी हो, बड़ा बड़ा बुक जैसे स्पेक्ट्रम हो गया आपका, इन सब चीज़ों से जो है क्वेश्चंस नहीं सेट किए जा रहे हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से सेट कर रहे हैं। तो आप अपने माइंड को जो है सेट कीजिए और देन उसके बाद में एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही कवर कीजिए टॉपिक्स को। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट विद्रोह के बारे में, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह सन 1899 से 1900, ठीक है, में छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। तो ये विद्रोह के बारे में तो हम लोग सभी को ही जानते हैं कि झारखंड वाले इलाके में हुआ था 1899 से 1900 के टाइम में, और छोटा नागपुर में हुआ था। किसके द्वारा, मुंडा विद्रोह मुंडा आदिवासी के द्वारा किया गया था, उपनिवेशवाद के खिलाफ किया गया था और इसके नेतृत्व करता था बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि 15 नवंबर को बिहार से झारखंड जो है अलग हुआ था, और ये 15 नवंबर को ही झारखंड दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्या हम 16 नवंबर को नहीं मना सकते थे? 15 नवंबर को ही इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था इस दिन, और इसी दिन जो है आपको जो है झारखंड दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, बचपन से ही वह कुशाग्र बुद्धि का था और उसने आदिवासियों की गरीबी और शोषण पर गहन चिंता व्यक्त की और इसके लिए औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली और शोषणपूर्ण नीतियों का समर्थन करने वाले जमींदारों के प्रति आक्रोशित हुआ। तो कुल मिला के ये जो है स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ थे और काफ़ी इनको चिंता थी कि हमारे जो है भू राजस्व प्रणाली इतनी ख़राब है, न्याय प्रणाली है, जो भी है शोषणपूर्ण तरीके हैं। ठीक है, और ज़मींदारों के प्रति इनका स्टार्टिंग से ही आक्रोश था मन में। उस पर धर्म का भी बहुत जो है प्रभाव था तथा उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था। सन 1895 ईस्वी में उसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया और धार्मिक आंदोलन के आधार पर बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को हथियार बंद करना शुरू कर दिया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग कराया। तो ये क्या करते हैं, 1895 में खुद को ईश्वर घोषित कर लेते हैं। आज तक कोई खुद को ईश्वर का दूत नहीं घोषित किए थे, ये बिरसा मुंडा जो है खुद को ईश्वर का दूत घोषित कर लेते हैं और जितने भी आदिवासी थे उनको क्या करते हैं, हथियार देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मुंडा जाति के साथ साथ अन्य जनजातियों ने भी उसने जागरूकता पैदा की और उन्हें संगठित किया। अब बिरसा मुंडा क्या करते हैं कि मुंडा जाति के अलावा जो भी जनजातियाँ थी जैसे भील हो, पहाड़िया, ये सभी इनको संगठित करना स्टार्ट करते हैं। और 25 दिसंबर 1899 को उसने ईसाई मशीनरियों पर आक्रमण कर दिया और 25 दिसंबर को 1899 में ईसाई मशीनरी पे भी ये आक्रमण कर देते हैं। और 8 जनवरी सन 1900 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया गया। अब अंग्रेज क्या करते हैं कि 1900 में, 1899 में तो ये स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है, देखिए 25 तारीख से, तो 5 दिन इधर और 8 दिन इधर। ठीक है, लगभग 13-14 दिन में ये अंग्रेज क्या करते हैं, इस विद्रोह को बुरी तरीके से कुचल देते हैं। 200 पुरुष और महिलाएं मारी गईं तथा 300 लोग बंदी बना लिए गए। कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से 500 इनाम की घोषणा की गई थी, भी आई। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है किस आदिवासी की गिरफ्तारी पर 500 रुपये उस टाइम पे 1900 ईस्वी के टाइम पीरियड पे, ठीक है, इस पे 500 रुपये की घोषणा की गई थी। तो ये हो जाएंगे आपके बिरसा मुंडा पे 500 रुपये की घोषणा की गई थी। ठीक है,
परिणाम स्वरूप 3 मार्च सन 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और रांची के जेल में जो है जून में हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। आज बीपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बिरसा मुंडा है उनकी जो है मृत्यु किस कारणवश हुई थी, तो हैजा से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार की दमन नीति ने बिरसा मुंडा का विद्रोह तो कुचल दिया, लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव अंग्रेजी शासन पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ा। अब भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है विद्रोह को दबा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन को जो है पर ये जो है काफ़ी बड़ा इफेक्ट डाल देता है कि आखिर में ये जो विद्रोह हो रहा है आज छोटा हो रहा है, कहीं और बड़ा रूप न ले ले। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक चेतावनी थी। सरकार ने मुंडा एवं अन्य जनजातियों के असंतोष को दूर करने की जो है ठोस व्यवस्था की। बिरसा आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि जनजातियों के बीच एक जिम्मेवार और उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। आगे चलकर यही आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। ताना भगत के आंदोलन 1914 का प्रेरणा स्रोत बना। तो 1914 में जो है ताना भगत ने एक आंदोलन किया था और बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था, मुंडा विद्रोह, ये कहीं ना कहीं उनके लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। आदिवासियों के लिए कई सुधारात्मक कार्य जो है सरकार के द्वारा किए गए। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह के बाद में मुंडा विद्रोह के बाद में अंग्रेज जो गवर्नमेंट थी वो कई सुधार काम की आदिवासियों के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंद विद्रोह। कंद विद्रोह जो है उड़ीसा राज्य का कंद विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहाँ पे हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, कंद आदिवासी के द्वारा किया गया था। कंद आदिवासी विशाल पहाड़ी के क्षेत्र में रहते थे जो तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल तक फैला हुआ था। तो मद्रास और बंगाल वाले इलाके में इनका जो है एरिया था। इस जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरियाह प्रथा यानी कि मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया। उस समय चक्र बिसोई नामक नेता ने इसका विरोध किया। चक्र बिसोई का जन्म घुमसार के ताराबाड़ी नामक गांव में हुआ था। उसने अंग्रेजों पर आदिवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और उनका प्रबल विरोध किया। 1857 की क्रांति में कंद आदिवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ में सैन्य संचालन किया। तो आपसे पूछ सकता है कि मरियाह जो प्रथा है वो किस विद्रोह से संबंधित है या किस जनजाति से संबंधित है, तो कंद जनजाति जो थी उससे संबंधित है। और मरियाह प्रथा जो है इसका मतलब क्या होता है कि मानव बलि प्रथा। इसमें क्या होता है कि जो भी आदिवासियों के बीच में आपदाएं हो रही थी, विपत्तियां आ रही थी, उससे मुक्ति के लिए ना मानव की बलि दी जाती थी, यानी कि कोई मनुष्य को पकड़ के उसके बलि दे दिया जाता था। अब अंग्रेज इसको रोकने का प्रयास करते हैं तो इसका एक नेता लीडर उभर के आता है चक्र बिसोई, और इसने जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, और फिर आगे देखिए क्या होता है। उड़ीसा के ही भुइयां और जुआंग आदिवासियों ने वहां के राजा की सामंती एवं दमनकारी नीति के खिलाफ विद्रोह किया। अब उड़ीसा का ही दो भाई थे, जुआंग और भुइयां। ठीक है, अब नहीं भाई नहीं थे, ये भुइयां और जुआंग आदिवासी थे। ठीक है, और इन्होंने जो है राजा का जो सामंती था और दमनकारी जो नीति था उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं और 1867 और 68 में धरणीधर नायक के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा खड़ा किया। तो इससे तो क्वेश्चन नहीं ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ऊपर ऊपर देख सकते हैं इसे। ठीक है, भारत के अन्य वन्य प्रदेशों में भी औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह हुआ। सन 1879 से 18 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूली के खिलाफ वेटी प्रथा, यानी वेटी प्रथा आपसे पूछ सकता है, वेटी प्रथा यानी कि बलात् मजदूर प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। मध्य प्रांत के भील और गोंडा जो जातियों ने अपने अस्तित्व के लिए ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में आंदोलन किए। तो ये सभी चीज़ें नहीं पूछी ही जाती हैं, नहीं ही हैं। परिणाम स्वरूप सन 1935 ईस्वी में तत्कालीन विधानसभा द्वारा जनजातियों के लिए शिक्षा और आरक्षण की व्यवस्था जो है प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान ने भारत की जनजाति को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की है। सन 1952 ईस्वी में नई वन नीति बनाई गई जिसका समय समय पर संशोधन भी किया जाता रहा है। यह वनों की रक्षा तथा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला चीज़ कि 1935 में विधानसभा में
जनजातियों के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। दूसरा चीज़ कि आर्टिकल आपका 342 में जनजातियों के बारे में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तीसरा चीज़ 1952 में नई वन नीति लाई गई। ठीक है, जिसके आधार पे जो है संशोधन और ऑल टाइम हमेशा किया रहा जाता है। अच्छा, जो अभी आदिवासी इलाके हैं ना, उन पे आदिवासियों को अधिकार दे दिया गया है। कहने का अर्थ है कि हम लोग नॉर्मल जो गैर आदिवासी समुदाय हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है आदिवासी समुदायों को अपने जंगल पे अधिकार है, यानी कि वे अपना पशुचारण कर सकते हैं, उसके देख रेख को कर सकते हैं। ठीक है। यद्यपि वन समाज में जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासी औपनिवेशिक शोषण से तो मुक्त हो गए, लेकिन आंदोलन थमा नहीं। तो ये औपनिवेशिक शासन से मुक्त तो हो गए, लेकिन आंदोलन रुकता नहीं है। सिर्फ स्वरूप में ही परिवर्तन आ गया। यह आंदोलन क्षेत्रवादी आंदोलन में बदल गया और वे अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दी। अब बिहार से झारखंड जो है अलग होना चाह रहा था, क्योंकि झारखंड आपका आदिवासी बहुल इलाका था। भारत सरकार ने उनकी लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बढ़ा दिया, और इसी तरह 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दे दिया। VVI क्वेश्चन, और ये पूछा भी गया है। ठीक है। तो सन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ठीक है। 15 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। सन 2000 को आपका बिहार से अलग हो जाता है झारखंड। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि वन्य समाज में निवास करने वाली जनजातियों ने औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ इस संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ी, जिसने भविष्य में उनके लिए सुधार कार्यों का मार्ग जो है प्रशस्त किया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? यही देखा कि इस पूरे लेसन में हम लोगों ने देखा कि आदिवासियों का जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक स्वरूप कैसा था। देन उसके बाद में वे क्यों विद्रोह स्टार्ट करते हैं, उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है कि वो घुमंतु खेती करते रहते हैं, लेकिन अंग्रेज उनके खेती में या आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, इवन राजनीतिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करते हैं, और ये जमींदार बैठा देते हैं, राजस्व को बहुत ज़्यादा वसूलते हैं, और ये धीरे धीरे गरीब हो जाते हैं। और गरीब होने के बाद ये क्या करते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, और ये विद्रोह करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पहाड़िया विद्रोह देखा, फिर हो, चुआर, मुंडा, बहुत सारे विद्रोहों को देखा, संथाल विद्रोह भी देखे, और फाइनली हमारा जो है जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो मध्य प्रदेश से अलग होता है 1 नवंबर। अभी हाल फिलहाल 2024 अभी चल रहा है, 24 साल पहले की बात है कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हो गया छत्तीसगढ़, और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हो गया आपका झारखंड। ठीक है। तो ये हमारा लेसन का सार था। अब हम लोग चलते हैं इसके अभ्यास की तरफ। भारत वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1865 में पारित हुआ। तिलका मांझी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? तो 1750 ईस्वी में। तमार विद्रोह जो है किस ईस्वी में हुआ? 1789 में। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो पलामू की रहने वाली थी। किस जनजाति की शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो कोल। ठीक है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 में। 1855 के संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसमें तो सोरेन, मुंडा और मंगल पांडे दिया गया, जो कि गलत है। ये सिद्धू जो है सही हो जाएगा। अगर इसके अलावे दे दो तो सिद्धू, कानू, भैरव, चांद। ठीक है। अच्छा, ये 1855 जो है ये 1857 की क्रांति की पूर्वगामी भी मानी जाती है, यानी कि जस्ट इसके पहले हुआ था। ठीक है, 1 साल पहले। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने हमला कर दिया था। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा जो है दिया गया है? VVI आप लगा सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपसे आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल 342। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 15 नवंबर सन 2000 को, और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। जनजातियों, अब हम लोग देख लेते हैं खाली जगह को भरे, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। इसका फर्स्ट है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जो है अफ्रीका में है, अफ्रीका के बाद भारत। ठीक है। 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 से 1800, 18वीं शताब्दी में वन्य समाज
कई कबीलों में बटा हुआ था और कबीला का एक लीडर होता था, ठीक है, जिसे मुखिया होता था। वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से डैश में घुसपैठ की, तो यहाँ पे हो जाएगा ईसाइयों ने जो है घुसपैठ की। जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रिच बैडिस ने 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना की और 1865 में क्या करते हैं कि भारतीय वन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट स्थापित कर देते हैं। तिलका मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। हो जनजाति के लोग छोटा नागपुर के सिंहभूम में निवास करते थे। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एको कहलाता है। VVI लगा लीजिए आप, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सन 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 में हुआ था और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म होता है और ये लेसन भी ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है और यदि लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।